जय श्री महाकाल दोस्तों। क्लास 10th में ये आपके जो है मध्य प्रदेश बोर्ड गणित वार्षिक परीक्षा 2025 का जो पेपर था उसका थर्ड वाला पार्ट है। तकनीकी समस्या के कारण जो है दूसरा भाग बीच में मैंने रोक दिया था। तो अपन यहाँ तक पहुंच गए थे 13वें प्रश्न में। किसी बहुपद पी ऑफ एक्स के लिए y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया है। ये पी ऑफ एक्स y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ है प्यारे दोस्तों। ये y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ है। ये आपके क्या है, y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो इस स्थिति में पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर ये जो ग्राफ है, एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रक्षेप करता है उतने ही शून्यक होते हैं। आपके y बराबर पी ऑफ एक्स का जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रक्षेप करता है उतने ही शून्यक होते हैं। तो देखो आपके क्या हल क्या हो जाएगा, y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है ठीक है। पी ऑफ एक्स के उतने ही शून्य होंगे, या y बराबर पी ऑफ एक्स के दो या पी ऑफ एक्स के दो। पी ऑफ एक्स के उतने ही शून्यक होंगे, उतने ही शून्यक होंगे शून्यक होंगे। तो देखो ये y बराबर पी ऑफ एक्स का जो ग्राफ है एक्स अक्ष को 1 2 3 बिंदुओं पर प्रक्षेप करता है। अतः अतः पी ऑफ एक्स के शून्य कितने हो जाएंगे बोलो, 3 हो जाएंगे। बहुत ही प्यारा सिंपल सा प्रश्न था। y बराबर अतः पी ऑफ एक्स के शून्य 3 होंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये आपके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पुनः जो है रिपीट करके देखें उसको जरूर। चलो ठीक है। ये y बराबर पी ऑफ एक्स का जो ग्राफ है एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर छेद करता है उतने ही शून्यक होते हैं। चलो देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है देखो आपके, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके अपने को क्या करना है, शून्य निकालना है। इसके जो शून्य ज्ञात करने हैं अपने को, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके शून्य निकालना है। चलो गुणनखंड विधि से अपन जो इसके शून्य निकाल लेते हैं। हल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के अपने को क्या करना है, शून्य निकालना है। इसके शून्य कितने होंगे वो पूछा है। तो यहां पर क्या करना है अपने को, देखो बीच में -3 है। बीच में x का जो गुणांक है वो -3 है। तो -3 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो दोनों बगल वाली संख्याओं के बराबर आए। और यहाँ तो एक्स स्क्वायर का गुणांक लेना है, लेकिन बगल वाली संख्याओं में भी एक्स स्क्वायर का गुणांक लेंगे। और यहाँ लेंगे आप -10। तो दोनों बगल वाली संख्याओं का गुणा किया तो प्लस माइनस माइनस 10 एकम 10 हो गया। बीच वाली संख्या के यानी कि x के गुणांक के, बीच वाली संख्या के यानी कि x के गुणांक के यानी कि -3 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करे दोनों बगल वाली के गुणा के बराबर आए। बगल वाली कितनी आ रही है, यहाँ तो +1 आ रहा है, यहाँ -10 +1 और -10 का गुणा किया, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 10 एकम 10 हो गया। यानी कि -3 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो -10 आए। और उन दोनों टुकड़ों को या तो जोड़े या घटावे तो कितना आए, -3। तो बहुत ही सिंपल है। देखो एक तो अपन -5 ले लेते हैं, एक प्लस का 2। माइनस प्लस माइनस भी हो जाएगा जब अपन गुणा करेंगे। जब अपन गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस भी हो जाएगा। और देखो माइनस प्लस माइनस 5 दूना 10 भी हो गया। और देखो 2 में से 5 घटाओगे, 2 में से 5 घटाओगे -3 बचेंगे। तो दोनों ही बातें सही है। तो ये दोनों टुकड़े इसके हैं, इसका आपने को ध्यान रखना है।
तो ये दोनों टुकड़े इसकी जगह लिखेंगे, यानी कि अपन किसकी जगह लिखेंगे, -3 की जगह ये दोनों टुकड़े जो है अपन लिख देते हैं। एक तो क्या हो रहा है आपके -5x और एक प्लस का 2x हो गया, और ये दोनों बगल वाली जो संख्या है उनको अपन जो है ऐसे ही लिख देंगे। ये एक्स स्क्वायर भी अपन ने ऐसे लिख दिया और माइनस का 10 भी ऐसे ही लिख दिया। ठीक है प्यारे दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये आपके। अब क्या करना है, ठीक है, इसके दो टुकड़े हो गए, क्योंकि -3 के दो टुकड़े -5 और +2 थे, तो -3 की जगह इसके दोनों टुकड़े -5 और -2 लिख दिए। इसके साथ x था, दोनों टुकड़ों के साथ x लिख दिया। अब क्या करना है, अपने को दो दो के युग्म बनाना है, दो दो के युग्म बनाना है और उनमें से उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेना है। तो देखो यहाँ पर दोनों में केवल x दिख रहा है, तो दोनों में से अपन ने क्या किया, x कॉमन ले लिया, क्योंकि उभयनिष्ठ था, दोनों में उपस्थित था। x कॉमन लेंगे, x स्क्वायर में से x कॉमन लिया, x बचेगा माइनस, यहाँ से x गया, 5 बचेगा। ठीक है, तो x -5 बचा। देखो गुणा करने पे वापस ऊपर वाली स्टेप आ जानी चाहिए, अगर नहीं आती तो आपने गुणा गलत कर दिया, कॉमन गलत ले लिया। तो देखो x का x में गुणा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x का गुणा 5 में करें 5x। अब यहाँ पर आपको कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, सबसे प्यारी बात ये, क्योंकि ये ही यहाँ पर बचेगा कॉमन लेने के बाद में, ये का यही ब्रैकेट आपको यहाँ लिखना है, क्योंकि ये ही बचता है कॉमन लेने के बाद। कॉमन लेने के बाद गुणनखंड में ऐसा ही होता है हमेशा, ये वाला ब्रैकेट ही यहाँ आता है कॉमन लेने के बाद। यानी कि कॉमन लेने के बाद में ये बचता है, यानी कि यहाँ ये बचेगा, यानी कि यहाँ ये आने के बाद में बचता है, उसको यहाँ लिख दो आप। सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ कौन आया, देखो x बचता कौन है, +2 बचा है, यहाँ पर +2 बचा है, तो इसको यहाँ लिख दो। अर्थात कहने का अर्थ है कि दोनों में से +2 कॉमन आएगा। +2 कॉमन लोगे तो यहाँ तो x बच जाएगा, यहाँ -5 बच जाएगा, क्योंकि 10 को क्या लिख सकते हो, -5 गुणा 2, तो अपन ने 2 इसमें से कॉमन ले लिए। तो आपको क्या करना है, सिंपल है, इसी ब्रैकेट को यहाँ लिखना है, पीछे से दूसरे नंबर पर देखो, यहाँ से जो यहाँ आ जाए उसको छोड़ो, बचता है उसको यहाँ लिख दो चिन्ह सहित। तो +2 बचा था, लिख दिया। अब जब अपन कह रहे कि इसी को यहाँ लिखना है तो यही कॉमन आएगा, ऐसा नहीं हुआ तो आपने गलत कर दिया सवाल। x -5 कॉमन ले लिया, बचा क्या, यहाँ तो x बचा, यहाँ +2 बचा। अब देखो उसने क्या पूछा है, शून्यक पूछा है, तो शून्यक निकालने के लिए बारी बारी से गुणनखंडों को शून्य के बराबर कर दो। एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं, यदि x -5 बराबर 0, तो आपके माइनस का जो 5 है इधर आएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, एक शून्य +5 आ गया, इसको 0 के बराबर करते हो आप। यदि x +2 बराबर 0, तो प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो आपके इस बहुपद के शून्यक, इस द्विघात बहुपद के शून्यक 5 और -2 होंगे, अपन लिख देते हैं। अतः अतः द्विघात बहुपद बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक क्या हो जाएंगे, 5 तथा -2 होंगे। ये दो शून्य का हो गए, और द्विघात समीकरण है, द्विघात के 2 शून्य होते हैं, रेखिक के 1 होते, त्रिघात के 3 होते हैं। तो ये आपके बहुत ही प्यारा सिंपल सा प्रश्न था, इसको अपन ने हल किया। अपन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आ जाता है, देखो 14वां प्रश्न आ जाता है आपके इसी क्रम में। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा प्रश्न है। क्या है, देखो प्रश्न आपके 14वां प्रश्न है, 4u की घात 2 प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी उसने जो है शून्य ही पूछे गए हैं, इसमें भी शून्य ही पूछे हैं। ठीक है, तो देखो हल किया अपन ने, इसको हल करेंगे, इसको भी अपन। तो देखो प्रश्न क्या है, 4u की घात 4, 4u की घात 2 प्लस 8u, इसके शून्यक पूछे हैं। ठीक है, द्विघात है तो 2 शून्यक होंगे। ठीक है, तो देखो अपन इसमें डायरेक्ट ही कॉमन ले सकते हो, आप डायरेक्ट कॉमन लेके भी हल कर सकते हो। तो देखो दोनों में यहाँ पर देखो 8 को लिख सकते हैं अपन, 4 दूना 8, यानी कि यहाँ भी क्या है 4 है और 8 में भी क्या है 4 है, तो दोनों में से अपन ने 4 जो है कॉमन ले लिया। और देखो इसमें भी u है, इसमें भी u है, तो u भी कॉमन ले लिया।
बचता है उसको इधर ब्रैकेट में लिख दो, यहाँ 4 गया, यू स्क्वायर में से यू गया, यू बचा, लिख दिया साहब, प्लस 8 में से अपन 4 कॉमन ले चुके हैं और यू भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, केवल 2। अब बारी बारी से गुणनखंडों को शून्य के बराबर कर दो, एक बार इसको कर दो, एक बार इसको, क्योंकि यही दो ही गुणनखंड यही रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार इसको 0 के बराबर किया, यदि 4u बराबर 0 तो u बराबर हो जाएगा, देखो ये 4 इधर जाएगा, 0 के बटे में चला जाएगा, ये 4 जो है 0 के बटे में, और 0 में किसी का ही भाग लगाओगे आप तो 0 आएगा, तो यहाँ कितना आ गया, 1 0 0 आ गया। इसको 0 के बराबर करते हो आप, यदि यदि u प्लस 2 u प्लस 2 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 इधर आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये आपके 0 और -2 हो जाएंगे, अतः ठीक है, इस द्विघात के शून्यक, अतः शून्यक, अतः शून्यक 0 और -2 होंगे, -2 होंगे, ठीक है। ये आपके देखो, आप मैं क्या कहता हूं, जब भी आप जो है पढ़ाई स्टार्ट करो, पेपर देख के, पेपर पूरा आपको जो है देखना जरूरी है, तभी आपकी जो है सही दिशा मिलेगी पढ़ाई को। कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे याद करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, वो सारी जानकारी आपको तब रहा। पेपर जो है पूरी प्लेलिस्ट जो है 2025 की, वैसे 23 24 25 और 26 का अर्धवार्षिक का पेपर भी मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप उसको भी देखिए, क्योंकि एमपी बोर्ड वालों ने ही बनाया उसको, अर्धवार्षिक का पेपर भी, तो वो भी मैंने अपलोड कर रखा है, आप उसको भी जरूर देखिए। सारे पेपर देखना बहुत ही जरूरी है प्यारे दोस्तों, आपको अच्छे नंबर लाने के लिए, मेरिट पाने के लिए, मध्य प्रदेश में और जिले में प्रथम आने के लिए आपको बहुत जरूरी है, इसलिए आप जरूर देखें। कि आपके अगर नहीं समझ में आता है तो आप डबल रिपीट करना प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसलिए मैं डबल डबल रिपीट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर वीडियो में। आप वीडियो पुनः जो है चालू करके देख सकते हो। क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया है। देखो एक तो योगफल दिया है, गुणनफल दिया है इसने, शून्यकों का योगफल, प्रथम नंबर पर इसने योगफल दिया है और द्वितीय नंबर पर इसने क्या दिया है, गुणन। शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है, प्रथम योगफल है, द्वितीय क्या है, गुणनफल है, यानी कि ये -1/4 योगफल है और 1/4 गुणनफल है। तो अपन लिख देते हैं, देखो हल, अपने को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण दो बातें होती है आपके, तो अपने को द्विघात बहुपद पूछा है, तो देखो शून्यकों का योगफल लिख देते हैं अपन, दिया है इसने शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जिसको अल्फा प्लस बीटा भी लिखा जाता है, वो दे रखा है इसने -1/4, -1/4, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल जिसको अल्फा गुणा बीटा भी लिखा जाता है, जो दिया है इसने 1/4, ये दोनों दिए हैं, और उसने द्विघात बहुपद पूछा है। तो देखो द्विघात बहुपद के लिए समीकरण का प्रयोग करेंगे, द्विघात द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए अपन समीकरण का प्रयोग करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल गुणा x प्लस अल्फा गुणा बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, 0। 0 में इसमें अपन जो क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल और गुणनफल का मान रखेंगे, तो अपने द्विघात बहुपद आ जाएगा। तो द्विघात बहुपद के लिए अपन इस समीकरण में क्या करेंगे, मान रख देंगे, शून्यकों के योगफल की जगह योगफल लिख देंगे, गुणनफल की जगह गुणनफल लिखेंगे, x² ऐसे लिख दिया, माइनस देखो शून्यकों का योगफल -1/4 है, तो -1/4 इंटू एक्स लिख दिया, प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुणा बीटा 1/4 है, 1/4 लिखा बराबर 0 हो गया। अब यहां पर देखो बटे में 4 भी आ रहा है, ठीक है। सरल समीकरण बनाने के लिए, द्विघात बहुपद के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें 4 से गुणा भी करेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें भी 4 से गुणा कर रहा हूँ, x² हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया, इसमें भी 4 से गुणा कर दिया, 1/4 x में भी,
और ये 4 है, 1/4 इसमें भी अपन ने 4 से गुणा कर दिया। 0 में किसी का भी गुणा करो 0 हो जाएगा। देखो यहाँ 4 से 4 कटा, यहाँ भी 4 से 4 कटा, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 बराबर 0। तो बहुपद के लिए ध्यान रखना ये समीकरण आई है आप, ठीक है, ये द्विघात समीकरण है। अब 0 हटा के लिखोगे तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 0 हटा के लिखना है। उसने क्या पूछा है, देखो द्विघात बहुपद, तो अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा आपके 4x² प्लस x प्लस 1 होगा। इसका आपने को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके जो है हल हो गया। बहुत ही सिंपल और प्यारा सा प्रश्न था, वेरी आईएमपी तो है ही सही आपके। देखो चलो नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं आपके। नेक्स्ट प्रश्न क्या आ रहा है, देखो आपके 15वां प्रश्न आ रहा है आपके, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। वाह, 15वां प्रश्न क्या है, देखो आपके, अपने को निम्न रेखी समीकरण युग्म को हल कीजिए, ऐसा कह रहा है, वो हल करना है अपने को। चलो ये आपकी प्रथम समीकरण हो जाएगी, ये द्वितीय समीकरण हो जाएगी, अपन डायरेक्ट ही इसको हल कर लेते हैं। निम्न समीकरण रेखी समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो देखो आपके पास में यहाँ पर दो विधियां मौजूद है, एक तो आपके प्रतिस्थापन होती है, एक विलोपन होती है, वैसे एक वज्र गुणन भी होती है। लेकिन अपन जो है इसको, वैसे तो देखो आप दोनों में से कोई सी भी विधि अपनाओ, दोनों से ही हल हो जाए। विलोपन से भी बहुत सरल रहेगा और प्रतिस्थापन से भी बहुत सरल रहेगा, जैसा भी आप चाहो, क्योंकि आपको यहाँ पर समीकरण देखकर याद नहीं होगा कि कौन सी विधि से हल करना है। तो अगर आपको पता नहीं है, आप जो भी आपको सरल लगे उससे कर सकते हो, जो आपको अच्छी है, जो भी आपके जो है हल करने में सुविधाजनक है, ज्यादा आपने जिस विधि से सवाल हल किए होंगे वही आपको सरल लगेगी। तो इसको अपन ने क्या किया, समीकरण 1 नाम दे दी, इसको 2 नाम दे दिया, ठीक है। देखो यहाँ पर आपके जो है विलोपन विधि से वैसे तो सबसे सरल रहे, क्योंकि इसमें एक समीकरण और ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपन यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। विलोपन के लिए, विलोपन के लिए, विलोपन विधि के लिए बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। विलोपन विधि के लिए प्रतिस्थापन से भी आप चाहो तो प्रतिस्थापन से बता दूंगा। विलोपन विधि के लिए, विधि के लिए, विलोपन विधि के लिए देखो एक चर के गुणांक बराबर करना होता है, और चिन्ह समान हो तो घटा दो और चिन्ह विपरीत हो तो जोड़ दो। एक चर के गुणांक बराबर करना है, और देखो सबसे प्यारी बात यह है यहाँ पर कि एक्स चर के गुणांक बराबर ही है, ऑलरेडी बराबर है, किसी का गुणा किसमें नहीं करना है, डायरेक्ट आपको विलोपन करना जाना है आपको, कि दोनों के चिन्ह भी समान है। देखो प्लस एक से प्लस एक से, तो दोनों में चिन्ह भी समान है, दोनों में क्या है आपके चिन्ह भी समान है, तो और गुणांक भी बराबर है, तो अपन क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी कि समीकरण आपको क्या करना है, समीकरण, समीकरण एक में से अपने को दो क्या करनी है, घटानी है बस। तो देखो एक आपके एक क्या है, x प्लस 2y बराबर 8, और दो क्या है, x माइनस वाई बराबर 8। तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे दूसरी समीकरण के, क्योंकि दूसरी को घटा रहे अपन, तो ये प्लस का x है, माइनस का x हो जाएगा, प्लस का y, माइनस का y प्लस का y हो जाएगा, प्लस का 8 है माइनस का 8 हो जाएगा। तो देखो घटाएंगे तो प्लस एक्स में से माइनस एक्स घट जाएगा, 2y प्लस का, ये भी 2y प्लस का, ये अब चेंज होने के बाद जो चिन्ह बचते हैं उनको देखेंगे अपन, तो 2y और 1y 3y हो गया। और 8 कितना हो गया, देखो यहाँ पर आपके 8 कितना होता है, देखो 16 हो जाएगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर +8 में से -8 भी घटेंगे, तो क्या हो जाएगा आपके, देखो 0, 0 हो जाएगा। +8 में से -8 घटा 0 हो गया आपके। तो देखो ये 3 इधर जाएंगे तो 0 के बटे में, यानी कि 0/3 हो जाएगा, 0/3 हो जाएंगे। लेकिन देखो 0 में किसी का भी भाग लगाओ 0 हो जाएगा, तो यहाँ आपके y का मान क्या आ जाएगा, 0, y का मान 0 हो जाएगा। आप इसको समीकरण 1 या 2 किसी में भी मान रखोगे तो आपके क्या हो जाएगा, दूसरे चर का x का भी मान आ जाएगा। तो अपन क्या लिख देते, देखो समीकरण 2 में या 1 में रख देते, 2 सबसे सरल दिख रही, 2 में रख देते, चलो समीकरण 2 में y का मान, y का मान रखने पर
y की जगह अपन 0 लिख देंगे। देखो यहाँ पर 0 लिखेंगे तो x माइनस 0 बराबर 8 हो जाएगा। क्या होगा आपके x माइनस 0 बराबर 8 हो जाएगा। तो x बराबर देखो x में से 0 घटाओगे x ही बचेगा, अब तो बराबर 8 हो गया। तो आपके हल क्या आ गया, एक y बराबर 0 और x बराबर 8 होगा। अतः अतः रेखीय रेखीय समीकरण समीकरण युग्म के हल x बराबर 8 तथा y बराबर 0 होगा। बहुत ही सिंपल सा था ये आपके। देखो ये आपके कौन सा था, विलोपन विधि से। चलो मैं आपको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करके बता देता हूं। ठीक है, तो ये देखो आपके क्या है, समीकरण 1 है और इसको समीकरण 2 नाम दे। अब अपन कौन सी प्रयोग कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। ये प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि से आपके डायरेक्ट ही हल स्टार्ट कर दिया अपन ने। प्रश्न में ही जगह की बहुत आवश्यकता है यहाँ पर, तो अपन ने जो है इसको जो है, चलो देखते देखे। तो देखो यहाँ पर क्या किया जाता है, विलोपन प्रतिस्थापन विधि में एक समीकरण से x या y का मान निकाल कर दूसरे में रखो, या दूसरे से निकालो तो पहली में रख दो, पहली से निकालो तो दूसरी में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलो अपन समीकरण x से निकाल लेते हैं। एक अकेला जो चर होता है उसका मान निकाला जाता है। देखो दोनों में x है, इसमें भी x अकेला है, इसमें भी x अकेला है, इसमें y भी अकेला है, चाहो तो y का भी निकाल सकते थे आप। तो समीकरण 1 से निकाल रहे हैं, तो समीकरण 1 से लिख दिया अपन ने। x का मान निकाल रहा हूं, ये 8 इधर है, प्लस का 2y इधर आएगा, माइनस का 2y हो जाएगा। इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण। ये समीकरण 1 से निकाला है अपन ने, तो इसको अपन 2 में रखेंगे। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। तो अपन क्या करेंगे, अब समीकरण 2 में समीकरण समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर एक ही बात है दोनों, इसलिए इसको प्रतिस्थापन विधि भी कहते हैं। तो देखो x की जगह क्या लिखेंगे अपन, x की जगह x माइनस 2y लिख दिया, x की जगह x माइनस 2y लिखा, ये माइनस y बराबर क्या हो गया 8। x की जगह x का मान रख दिया है अपन ने, ठीक है, 8 माइनस 2y। एक्स की जगह x का मान क्या रखा, 8 माइनस 2y रख दिया। इस x की जगह x का मान 8 माइनस 2y लिख दिया, ये 8 माइनस 2y, ये माइनस का y बराबर 8। अब देखो माइनस 2y और माइनस y, माइनस 3y हो गया, और ये 8 है। देखो ये प्लस का 8 इधर आएगा, माइनस का 8, 8 में से 8 घटेगा 0, यहाँ माइनस का 3y, तो माइनस 3 इधर आएगा बटे में, लेकिन जीरो में किसी का भी भाग लगाओ आपकी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो y का मान इसमें भी 0 ही आया, उसमें भी 0 आया था। तो देखो यहाँ आप तीनों में से किसी समीकरण में आप y का मान रखोगे, x का आ जाएगा, वही मान आएगा इसमें भी। ठीक है, तो किसी में भी रख सकते हो, लेकिन इसमें डायरेक्ट मान रखोगे और आंसर आ जाएगा। वैसे तीनों ही सरल समीकरण है। देखो तीन में, वैसे आप जो दूसरे सवाल होते हैं जिनमें एक्स वाई के गुणांक मौजूद होते हैं, तो उसमें 3 में रखना आप। ठीक है, तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखेंगे, y की जगह देखो क्या लिख देंगे, 0। तो यहां पर अपन 0 लिख देंगे, तो क्या आएगा, देखो आपके x बराबर 8 माइनस 2y की जगह 0 लिख दिया, x बराबर 8 माइनस 2 ऐसे लिख दिया, y की जगह y का मान 0 निकाला था अपन ने, 0 लिख दिया। लेकिन देखो जीरो में किसी का ही गुणा करो, ये पूरा 0 हो जाएगा, नहीं कि x बराबर क्या हो जाएगा 8। तो इसमें भी हल देखो, x बराबर 8 और y बराबर 0 ही आया। तो अतः अतः रेखीय रेखीय समीकरण समीकरण युग्म के हल युग्म के हल x बराबर 8 तथा y बराबर 0 होगा, 0 होगा। यह आपके हल हो गया। बहुत ही प्यारा और सिंपल सा प्रश्न था।
ठीक है, दोनों विधियां भी आपके जो है मैंने क्लियर करवा दी। देखो नेक्स्ट 15वां का अथवा वाला प्रश्न देखते हैं अपन अब। ठीक है, नहीं समझ में आए तो आप जो डबल पुनः रिपीट करके भी देख सकते हो मेरे दोस्तों वीडियो को, लेकिन याद जरूर करें दोनों विधियां। कभी विधि के नाम से भी दे सकता है वो कि वो का वही सवाल जो है आपके, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। देखो अनुपातों A1 A2 B1 B2 C1 बटे C2 की तुलना करके रेखीय समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, ये आपको पता लगाना है कि ये संगत होंगे कि असंगत होंगे। देखो आपके A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 तो भी क्या होते हैं, संगत। ठीक है, और A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 तो भी संगत होता है, ध्यान रखना है। लेकिन A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं होता है C1 बटे C2 के, तो असंगत होते हैं रेखीय समीकरण युग्म, असंगत है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो हल है अपन इसको, हल में देखो आपके रेखीय समीकरण युग्म क्या है, 2x माइनस 3y, देखो प्लस का 8 इधर लाओगे माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया, एक समीकरण हो गया। नेक्स्ट समीकरण है 4x माइनस 6y प्लस का 9 इधर आएगा माइनस का 9 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। ये अपन ने हल स्टार्ट कर दी। ठीक है, चाहो ऐसे भी रहने दो तो कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अनुपात में दोनों की देखो दोनों प्लस के थे बराबर के उधर, तो दोनों इधर आगे माइनस के हो गए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा दोनों का, तो वैसे भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये A1 A2 ये B1 B2 ये C1 C2, तो देखो A1 बराबर कितना है यहाँ पर 2 और A2 बराबर आ रहा है आपके 4। फिर यहाँ देखो B1 का मान -3 है और B2 का मान आपके -6 है और C1 का मान आ रहा है -8 और C2 मान आपके कितना है, -9 है। तो अगर मैं A1 बटे A2 निकालता हूँ तो 2 बटे 4 हो रहा है, 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1 बटे 2 आ गया। फिर अगर अपन B1 बटे B2 निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो -3 बटे -6 हो रहा है, -6, तो माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, ये भी 1 बटे 2 आ गया। देखो C1 बटे C2 निकाल लेते हैं अब अपन। ठीक है, C1 बटे अगर C2 निकालते हैं अपन तो क्या आएगा, C1 बटे C2 बराबर आ रहा है, देखो -8 बटे -9, -8 बटे -9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 बटे 9 हो गया। तो देखो ये दोनों 1 बटे 2 आ रहा है, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, जब क्योंकि ये 8 बटे 9 आ रहा है। तो यहाँ लिख देते चूंकि चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, तो रेखीय समीकरण युग्म क्या होंगे, असंगत हो जाएंगे। अभी अपन ने बताया था आपके क्या हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। क्योंकि अतः रेखीय रेखीय समीकरण समीकरण युग्म असंगत होंगे, असंगत होंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। बहुत ही प्यारा सिंपल सा सवाल था। ठीक है, जब A1 बटे A2 बराबर नहीं होता है B1 बटे B2 के तो भी संगत होते हैं, और तीनों बराबर होते हैं तो भी संगत होते हैं। लेकिन दो तो बराबर है लेकिन लास्ट वाला अगर बराबर नहीं है, C1 बटे C2 बराबर नहीं है, तो फिर असंगत होते हैं। क्या असंगत आ गया। देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट में आ जाते हैं अपन। यहाँ पर आ गया आपके, देखो 16वां, बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा प्रश्न है आपके। क्या कह रहा है, AP 2,7,12, -10वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 10वां पद निकालना है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इसका जो है आपको 10वां पद जो है अपने को निकालना है, 10वां पद निकालना है। तो 10वें पद के लिए अपने को क्या करना, 10वां पद निकालने के लिए देखो आपके हल बहुत ही सिंपल है। AP क्या दे रखी है इसने, 2,7,12, इसका 10वां पद निकालना है, यानी कि A10 का मान आपने को क्या करना है, ज्ञात करना। 10वां पद निकालना है। देखो Nवां पद निकालने के लिए आपकी ये फार्मूला है, An बराबर क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 गुणा T। 10वां पद, अगर आप 10वां पद निकालोगे यानी कि A10 निकालेंगे, जब यहाँ N है तो यहाँ N आता है, तो यहाँ 10 लिखेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, यानी कि A प्लस 10 माइनस 1 गुणा D हो जाएगा।
यानी कि आप 10वां पद निकालना चाहते हो तो आपके पास में ए यानी कि प्रथम पद, डी यानी कि सार्वंतर कॉमन डिफरेंस दोनों ज्ञात होना चाहिए, तभी जाके आप इसको निकाल सकते हो। यानी कि अपन पहले क्या करते हैं, प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लेते हैं। तो देखो प्रथम पद यानी कि पहले नंबर का पद तो यही आ रहा है आपके, 2 आएगा आपके, और सार्वंतर कोई से भी अगले पद में से उससे पहले वाला पद घटाकर निकाला जाता है। कोई से भी अगले वाले पद में से, अगले वाले पद में से उससे पहले वाला पद घटा दो। सब में कॉमन डिफरेंस समान होता है, यानी कि 7 में से अपन 2 घटाएंगे, 7 में से 2 घटेंगे 5 हो गया। तो देखो अब अपन 10वां पद निकालना है। nवें पद के लिए an बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस ए गुणा डी से, इस फार्मूले से लिख दिया अपन ने। 10वें पद के लिए a 10 लिख दूंगा, यानी कि यहाँ भी क्या आ जाए, यहाँ an है तो यहाँ n, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 आ जाएगा, यानी कि 10 माइनस 1 आ, ए का मान अपन निकाल चुके हैं 2, 2 लिख दिया। और देखो डी यानी कि कॉमन डिफरेंस सार्वंतर 5 आ रहा है तो 5 लिख दिया अपन ने। तो देखो यहाँ पर 2 तो ऐसे लिखा, ये प्लस भी ऐसे लगा दिया, 10 में से 1 घटा 9, 9 का गुणा 5 में करेंगे, 9 5 45, 45 में 2 जोड़ देंगे 47 हो जाएगा। तो अतः आपके 10वां पद क्या आ गया, 47 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। अतः अतः एपी का 10वां पद, 10वां पद 47 होगा। हाँ, बहुत ही सिंपल प्रश्न था ये। चलो देखो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो पुनः वीडियो को रिपीट करके देख प्यारे दोस्तों। चलो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके। तो अपन ने मान लिया, माना कि वो बोल रहा है कौन सा पद -81 होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कुछ तकनीकी मिस्टेक के कारण जो है पुनः जो है सवाल जो है अपने को करना पड़ रहा है। अपन देखते देखे तो उसने पूछा है कौन सा पद -81 होगा, तो अपन ने लिख दिया nवा पद मान लिया अपन ने। nवा पद जो है -81 होगा, यानी कि अपने को n का मान तो पूछा है उसने, n का मान तो अपने को निकालना है। और ये प्रथम पद हो गया आपकी, कितना हो गया 81, और सार्वंतर निकालोगे तो कोई से भी अगले वाले में से उससे पहला वाला घटाएंगे, यानी कि 18 में से 21 घट जाएगा तो -3 बच जाएगा। देखो nवा पद निकालने के लिए an बराबर होता है a प्लस एन माइनस ए गुणा डी। इसमें अगर अपन मान निकालते हैं तो देखो nवा पद अपन ने -81 मान लिया, तो इसका मान -81 हो जाएगा। a का मान अपन निकाल चुके हैं 21, प्लस n का मान तो अपने को निकालना है, n माइनस 1 इसे लिख दिया, d का मान क्या हो जाएगा -3। अब देखो ये -3 इधर आएंगे प्लस के 3 हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे आपके प्लस के 3, और ये देखो n-1, मैंने ये n-1 इधर लिख दिया है और -3 इधर लिख दिया, ये प्लस का हो गया। देखो ये 21 इधर है तो माइनस के 81 इधर आएंगे, प्लस के 81 हो जाएंगे, इनको जोड़ोगे तो 1 और 1 2, तो ये हो गया आपके देखो, और 8 और 2 10 हो गया, 102 हो गया। बराबर इधर क्या है देखो n-1, ये n-1, यहाँ पर देखो ये 3 गुणा में थे, इधर जाएगा इसके बटे में चला जाएगा, यानी कि 3 से ये क्या हो जाएगा आपके डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से इसको काटा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 34 हो गया। ये 34 माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, इधर n बचा 34 और 1 कितना हो जाएगा आपके 35। ठीक है प्यारे दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। तो अतः आपके जो है 35वां पद जो होगा वो -81 होगा। अतः अतः एपी का 35वां पद -81 होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर -81 भी था तो मैंने उसको जो है प्रिंटिंग मिस्टेक होने के कारण मैंने उसको सही भी कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। आपके आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन अपने को लिखना है। आधारभूत समानुपातिकता या अनुपातिकता प्रमेय का जो कथन है, ठीक है, आपके राइट द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपर्लिटी थ्योरम, इसका जो है कथन क्या है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का जो कथन है वो कथन क्या है। देखो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का अगर अपन कथन देखते हैं तो ये आपके कोई त्रिभुज है, या आपके क्या है एबीसी त्रिभुज है,
इस त्रिभुज में एक भुजा के अगर समांतर अपन ने कोई रेखा खींची, जैसे एक भुजा है BC, इसके समांतर ये रेखा D खींची, तो ये D रेखा क्या करती है, इसकी दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि इसका इन दोनों भागों का जो अनुपात है, इन दोनों भागों के अनुपात के क्या होता है, बराबर बराबर होता है। यानी कि क्या हो जाएगा, आपके आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन क्या हो जाएगा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसके अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, समानुपात में विभाजित करती है। क्या आपके क्या हो जाएगा, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन। तो इस कथन के अनुसार, इस कथन के अनुसार, इस कथन के अनुसार किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को समानुपात में या समान अनुपात में विभक्त करती है या विभाजित करती है, ठीक है, विभक्त करेगी। यानी कि आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो AD/DB बराबर क्या हो जाएगा आपके AE/EC, लेकिन उसने केवल कथन पूछा था, ठीक है, आपको केवल ये कथन याद होना चाहिए था। चलो देखे नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते, बहुत वेरी IMP है ये आपके, ठीक है, आधारभूत अनुपातिकता से संबंधित हर बार एक प्रश्न जो है आपको पूछा ही जाता है, ठीक है। ये आपके कौन सा था, देखो 18, 2, 20, 6, 3, 23, 5 प्रश्न और बचे हैं इसके। देखो यहाँ पर ये आपके प्रश्न आ जाता है नेक्स्ट वाला, बहुत ही सिंपल सा और वेरी IMP प्रश्न है आपके। क्या कह रहा है, OA/OB, देखो OA/OB बराबर क्या आ रहा है आपके, देखो OC/OD, ठीक है। दर्शन आकृति में ये दोनों अनुपात बराबर है, दर्शाई कोणे और कोण C और कोण B और कोण D बराबर है। ये अपने को दर्शाना है कि कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D होगा। ये अपने को क्या करना है, यहाँ पर दर्शाना है, ठीक है। ये दोनों कोण A और कोण C बराबर होगा और कोण B और कोण D बराबर होगा। ये अपने को क्या करना है, इसमें दर्शाना है, ठीक है। ये आकृति अपने को दी गई है, तो देखो OA/OB दिया है, इसने क्या दिया है, देखो दिया है OA/OB बराबर क्या आ रहा है, OC/OD। क्या आया आपके, देखो ये दिया है इसने OA/OB, इन दोनों के गुणा के बराबर है, ठीक है। तो देखो अगर मैं क्या करता हूं, इस OA को इधर ही रख लूं और ये OC को अगर इधर लाएं या OD को इधर ले आते हो आप, अगर OD को इसके बटे में लाते हो आप, ये OD को इसके बटे में लाए और इधर कौन बचा, OC, ये OB इसके बटे में लाओ, तो यहां पर देखो क्या आया, देखो आपके OA/OD, देखो क्या आया, OA/OD बराबर क्या आया, OC/OB। संगत भुजाएं क्या आ गई, देखो आपके समानुपातिक, और उनके बीच का कोण भी तो ये x के आकार का है, शीर्षाभिमुख कोण x के आकार का कोण बराबर है, और कोण AOD बराबर कोण BOC आ गया, तथा ये तो दिया था, इससे आया ये, और कोण AOD बराबर क्या आए आपके BOC, कोण BOC आ गया। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, इसको कहेंगे, देखो ये दो तो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है, तो इसको क्या कहेंगे, साइड एंगल साइड नियम कहेंगे। कौन सा नियम हो गया आपके, साइड एंगल साइड नियम।
ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। कौन, त्रिभुज, त्रिभुज ए और डी समरूप हो गया त्रिभुज आपके पीओसी के साइड एंगल साइड नियम से, क्योंकि दो भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात के बराबर है और उन्हीं के बीच का कोण बराबर, ये बराबर आ गया। क्यों कोण, ये कोण क्यों बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। एक्स के आकार के कोणों को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण है। जब शीर्षाभिमुख कोण एक्स के आकार के कोण है तो बराबर होंगे, तो इसको कहेंगे साइड एंगल साइड नियम से। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। जब ये त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर, सीपीसीटी नियम से। सीपीसीटी नियम क्या कहता है कि इनके संगत कोण बराबर होंगे, यानी कि देखो समान साइड के कोण, ये कोण ए कोण सी के बराबर हो जाएगा, कोण बी कोण डी के बराबर हो जाएगा। तो जो सिद्ध करना है डायरेक्ट वो लिख दो, कोण ए बराबर कोण सी तथा इसलिए कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी। सीपीसीटी नियम से हो जाएगा। ठीक है, समरूप त्रिभुजों के संगत अवयव समानुपातिक होते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेट ट्राइंगल आर सेम, कॉन्ग्रेट ट्राइंगल आर सेम हो जाएगा इससे। ये आपके जो है सिद्ध हो गया। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा प्रश्न था। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें प्यारे दोस्तों। आपके 2025 का वार्षिक परीक्षा का पेपर है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसको आप जो है बिल्कुल छोड़े नहीं। प्ले लिस्टें बनाकर अपन ने डाल रखी है आपके फास्ट लर्न आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, तो पूरी प्ले लिस्ट देखें आपके 2025 के वार्षिक परीक्षा के पेपर की, क्योंकि 2027 के वार्षिक परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट जो है अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट भाग में देखेंगे। जय श्री महाकाल दोस्तों।